हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले सालों में पीवाईक्यूज़ आए हैं, उनके बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैंने हिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी चला रखी है, तो उसके जो वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम 2024 के पीवाईक्यू देखेंगे। 2025 की आंसर की अभी तक ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एनबीएफसी कैन एक्सेस एलएएफ फैसिलिटी ऑफ आरबीआई। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन था, इसमें जो पहला ऑप्शन था ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऑप्शन था, क्योंकि इसमें ऐसे है कि एनबीएफसी डायरेक्टली जो एलएएफ फैसिलिटी है आरबीआई की वो तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो कोविड टाइम में क्या किया था, इनडायरेक्ट तरीके से बैंक्स के थ्रू बोला गया था कि तुम एनबीएफसी को बोला गया था कि एलएएफ फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो जो एलएएफ फैसिलिटी है वो डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। इसमें बेसिकली जो रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और जो जीसेक्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो कोलेट्रल के तौर पे रखी जाती हैं। लेकिन जो इसकी फाइनल यूपीएससी के आंसर की आई उसमें ये ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, तो इसको हम करेक्ट मान के ही चलेंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई, क्या वो जीसेक होल्ड कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये आरबीआई कुछ लिमिट सेट करती है, तो आरबीआई की लिमिट्स के विद इन जो एफआईआई है वो जीसेक्स को होल्ड कर सकते हैं, ये वाली बात तो सही है। साथ ही जो स्कीम होती है जैसे फुली एक्सेसिबल रूट FAR जो स्कीम है उसके थ्रू भी जो जीसेक होल्ड करना है उसको ईजी बनाया गया है। तीसरा जो ऑप्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। और करंटली अगर हम बात करें तो एनएससी के अंदर एनएससी होलसेल डेट मार्केट है, होलसेल डेट मार्केट, ये बेसिकली एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी कॉरपोरेट बॉन्ड है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इनके लिए सेपरेट मार्केट हो सकता है। तो डेट मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकता है, एक तो कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए, और दूसरा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जीसेक्स है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इनमें कौन ट्रेड कर सकता है। तो देखो, अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेसिकली IRDA है, उससे रेगुलेटेड होती है। IRDA, पेंशन फंड PFRDA उससे रेगुलेटेड होती हैं। तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा आता है वो इन दोनों से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ट्रिक वाला ऑप्शन है वो है रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली जो कॉरपोरेट बॉन्ड है उसमें तो आराम से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पार्ट बन जाता है, जो NSE BSE पे चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो जीसेक है उसका पार्ट बनने के लिए जो आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसके थ्रू इसका पार्ट बन सकता है। तो बिल्कुल ये कॉरपोरेट बॉन्ड में भी पार्ट बन सकते हैं, साथ ही रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ऑल 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, क्लेम और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जनरली जो फिजिकल एसेट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जो रियल या फिजिकल एसेट है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब एक एक को देख लेते हैं। ETF क्या होता है, ETF तो भाई कुछ इंडेक्सेस का एक पूल बना होता है, कुछ जो स्टॉक्स होते हैं उनका पूल हो सकता है। जैसे 10-12 स्टॉक्स होंगे और वो ऊपर नीचे जाएंगे तो ETF ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ETF तो बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड भी किया जाता है। मोटर व्हीकल क्या है, मोटर व्हीकल तो बेसिकली एक फिजिकल या रियल एसेट है, ठीक है। ये कोई इंटेंजिबल क्लेम तो है नहीं,
तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। करेंसी स्वैप क्या होता है, ये भी जो रिस्क है उसको हेज करने के लिए दो पार्टीज आपस में करेंसी स्वैप के लिए एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम में आता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही होता है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 वुड बी आंसर। तो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, जो ETF है, बॉन्ड है, डेरिवेटिव, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। और रियल इंस्ट्रूमेंट या रियल एसेट क्या हो सकते हैं, कार, लैंड, मशीनरी, ये रियल या फिजिकल एसेट हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रखी है, दूसरी तरफ सेक्टर दे रखा है। तो जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या क्या होते हैं। अगर कुछ हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू बना रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, डेयरी में, ये प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं हम प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो। और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और बैंकिंग। अब देखो, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसमें हम क्या कुछ नया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से सर्विसेज का पार्ट है। तो ये क्या हुआ, ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट हुआ। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। डेयरी फार्म, बिल्कुल यहाँ पे हम नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये बात सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये क्या टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। तो देखिए, मिनरल में दो चीज़ें होती हैं, एक माइनिंग हो गई, ठीक है, माइनिंग में तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मिनरल एक्सप्लोरेशन एक तरीके से सर्विस हो गई, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। तो ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। वीविंग क्लॉथ, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ये देखिए, जो वीविंग क्लॉथ में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम बेसिकली कपड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए, इसका जो यूपीएससी ने फाइनल आंसर दिया है वो ओनली 2 दिया है। अब ऐसे में क्या था, जो थर्ड ऑप्शन था उसको लेके कंट्रोवर्सी है कि एक्चुअल में इसको मिनरल एक्सप्लोरेशन को क्या माइनिंग का पार्ट माना है। अगर ये माइनिंग का पार्ट है तब तो इसका आंसर प्राइमरी हो जाएगा, तब ये सही होना चाहिए था। क्योंकि बाकी 2 और 4 तो काफ़ी डिफ़ॉल्ट ऐसे लग रहा है कि सही है। तो मुझे लग रहा है इसको यूपीएससी ने गलत करा है, और जो माइनिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन है इसको भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट माना है। तो इसको हम आगे के लिए एज ए रेफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। देखो, कैन भी है तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू से बिल्कुल होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज से बिल्कुल हो सकता है, वुड मिल वेस्ट से भी हो सकता है। तो जो वेस्ट वाले हैं ना, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मुश्किल ऑप्शन है ना एग्जाम सेटिंग में कर पाना, वो है सेकंड ऑप्शन। क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉर्न ग्रेन, और ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन मेथड है, जिसमें जो डायरेक्ट क्रॉप्स हैं उनको यूज किया जा रहा है। और इसमें दूसरा ये कि भाई सस्टेनेबल की भी बात कर रहा है, तो इसकी वजह से मतलब काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि जनरली जो नॉन फूड या फिर हम मान रहे हैं कि जो वेस्ट से जनरेट हो रहा है वो होना चाहिए। तो इसलिए एग्ज़ाम सेटिंग में लगेगा कि यार ये वाला ऑप्शन गलत है। लेकिन क्योंकि यूपीएससी की जो फाइनल आंसर की है उसमें चारों ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, तो ये काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्शियल सा ऑप्शन है, इन्होंने कॉर्न ग्रेन को भी सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल और जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जिनको मोस्टली प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो फिक्स कैपिटल क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिसको रिपीटेडली यूज़ किया जाता है, किसमें, प्रोडक्शन में, तो रिपीटेडली यूज़ किया जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे फार्मर प्लाऊ है वो बेसिकली क्या है, एक बार खरीद लिया जाता है, बार बार रिपीटेडली यूज़ होता है, तो ये तो क्या है, फिक्स कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, एक बार खरीद के बार बार यूज़ करते हैं फिर, तो ये वाला अपना फिक्स कैपिटल है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। थर्ड है यान यूज्ड बाय द वीवर। अब यान एक बार खरीदते हैं, उसके बाद एक बार यूज़ होता है, बार बार तो यूज़ होता नहीं है, तो ये क्या है, ये वर्किंग कैपिटल है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और चौथा है कि पेट्रोल, तो पेट्रोल एक बार खरीदते हैं, उसके बाद एक बार में काम में आ जाता है, बार बार तो यूज़ होता नहीं है, तो ये क्या है, ये भी वर्किंग कैपिटल है,
तो ये सही हो जाएगा। तो 2 और 4 सही हो जाएंगे इसमें। तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं और वर्चुअल आइटम्स। तो ये सब हमें पता है कि जो मेटावर्स होता है वहाँ पे एक पैरेलल वर्ल्ड होता है, उसमें सब कुछ जो एसेट्स होते हैं वहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हो, और एक पैरेलल दुनिया होती है बेसिकली। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है 3D वर्ल्ड, तो उसको मेटावर्स बोलते हैं। तो ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखें तो बिग डेटा एनालिटिक्स का तो कोई लेना देना नहीं है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ये टेक्निक होती है जिससे क्रिप्टो करेंसी या जितनी भी एनक्रिप्शन वाली टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें यूज़ होता है। और वर्चुअल मैट्रिक्स, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही फालतू दे रखे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो RBI रूल्स के बारे में पूछ रखा है कि फॉरेन बैंक्स के रिगार्डिंग RBI के क्या रूल्स हैं। तो अगर कोई फॉरेन बैंक है तो पहला पूछ रखा है कि नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फुली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया, कि अगर कोई बाहर का बैंक सब्सिडरी खोलना चाहता है तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है क्या? तो नो वाला थोड़ा एक्सट्रीम है, क्योंकि इसमें जनरली जो ₹500 करोड़ है उसके आसपास एक मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन था वो काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्शियल तरीके से देखा गया था। तो ये जो बोल रखा है कि 50% जो मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर हैं, वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। तो ये एक तो काफ़ी नीचे की लेयर का क्वेश्चन है, बहुत माइक्रो डिटेलिंग पूछ रखी है इसमें। तो इसलिए एग्ज़ाम सेटिंग में इसको गलत या सही कर पाना मोस्टली आप तुक्का ही मार सकते हो। तो बाद में भी जब आंसर की आई थी तब भी ये था कि इसमें सही है कि नहीं। तो इस वाले ऑप्शन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, कई जगह 25% लिखा हुआ था, और आपको बहुत सारे RBI के रूल्स जाके देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक्चुअल में UPSC की जो फाइनल आंसर की है उसमें इसको भी गलत दिया है। इसका मतलब ये 50% का जो डेटा है वो गलत है। तो इसमें नाइदर 1 नॉट 2 है। लेकिन अभी के लिए हम इसको याद करके रखेंगे कि ऐसा कोई फिर से क्वेश्चन आए तो उसमें हमें ये मानना है कि 50% ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या एटलीस्ट 50% के अलावा कुछ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि CSR रूल्स बताते हैं कि डायरेक्टली जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी को या एम्प्लॉई या कंपनी को बेनिफिट नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि आपको सोसाइटी पे खर्च करना है, एम्प्लॉई या कंपनी पे खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है और नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ खास एक्सट्रीम है भी नहीं इसमें। CSR रूल्स ने कोई मिनिमम स्पेंडिंग डिफाइन नहीं कर रखी, तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2% जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है, तो वो बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना तो करना ही है, ठीक है। तो इसमें ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो USA के रिगार्डिंग है कि USA में USA वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो US में डेट है वो अनसिक्योर्ड होता है और उसके रिगार्डिंग आपकी कोई बैकिंग नहीं होती, कोई फिजिकल एसेट की बैकिंग नहीं होती। तो जो गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी है वही इसका एक सोर्स होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि US में जो गवर्नमेंट डेट है वो कोई हार्ड एसेट से बैक नहीं होता, ओनली बाई फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और कहीं ना कहीं दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से तो क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये 19 में ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। तो बेसिकली सिंडिकेट लेंडिंग क्या होती है कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर कुछ बड़ा ऐसा प्रोग्राम आ गया जिसको फंड करना है, तो उस केस में मल्टीपल जो लेंडर्स हैं वो मिलके एक प्रोजेक्ट को फंडिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो सीधी सी बात है कि भाई मल्टीपल लेंडर्स हैं तो रिस्क भी उनमें स्प्रेड हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला है कि कैन
ये सिर्फ कैन बी ए फिक्स्ड लमसम अमाउंट बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। तो अब ऐसा तो कहीं हार्ड एंड फास्ट लाइन है नहीं कि भाई सिंडिकेट लोन सिर्फ लमसम अमाउंट ही हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और वैसे भी थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भाई लोन का टाइप तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे मल्टीपल उनको बोलोगे कि भाई यही होना चाहिए। तो इसका आंसर ओनली वन होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। प्रोबेबली इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदी और इंग्लिश में जो दे रखा था उसमें शायद कुछ मिसमैच था, जिसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिजिटल रुपी के बारे में। तो डिजिटल रुपी सोवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई अलाइंड विथ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, लाइबिलिटी है आरबीआई की एक तरीके से देखा जाए तो, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है जैसे पेपर करेंसी है उसके साथ फुली अलाइंड है। तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अपीयर्स लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, क्योंकि आरबीआई जारी कर रहा है। डिजिटल रुपी क्या है कि जो पेपर करेंसी का डिजिटल फॉर्म है, तो ये वाली बात भी सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन इन इट्स वेरी डिज़ाइन। तो ऐसा तो कोई करेंसी इंश्योर्ड नहीं होती कि इन्फ्लेशन तो किस पे, मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, तभी तो डिजिटल करेंसी एक वैल्यूएबल, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी में आरबीआई के द्वारा लागू की जा सकती है। अगर वो कन्वर्टेबल नहीं होगी तब तो उसका रोल आउट ही मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें 1 2 4 सही होना चाहिए।